अस्सलाम वालेकुम जी। और ऑन द बिहाफ ऑफ एनर्जी डेस्क मैं सब पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करता हूँ इस वेबिनार के लिए। ये एनर्जी डेस्क का थोड़ा सा ये बैकग्राउंड है। यूनिडो ने जेफ फंडेड एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया है पाकिस्तान में, सस्टेनेबल एनर्जी इनिशिएटिव फॉर इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, जिसका पर्पज ये था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो कम की जाए और पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड इनिशिएटिव्स और मयूज को प्रमोट किया जाए। तो उसी प्रोजेक्ट के तहत उसका एक डिलीवरेबल था कि एक एनर्जी डेस्क जो है वो एस्टेब्लिश होगा फॉर दिस पर्पस। तो स्मीडा और यूनिडो ने मिलकर जो है ये एनर्जी डेस्क जो है वो एस्टेब्लिश किया है, जो कि स्मीडा हेड ऑफिस में हाउस है करंटली। जी, ये एनर्जी डेस्क का इंट्रोडक्शन है। एनर्जी डेस्क जो है वन स्टॉप फैसिलिटी है स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए एनर्जी एफिशिएंसी और रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से। ये जो है एज इट सर्व्स एज ए नॉलेज डाटा सेंटर है, जहाँ पर एसएमएस जो है मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं डब्ल्यू के हवाले से, आर के हवाले से। और इसके अलावा जो है एसएमएस जो है वो मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मैनुअल्स हैं शामिल हैं, गाइडलाइंस शामिल हैं, रेगुलेशंस हैं, और इसके अलावा केस स्टडीज़ हैं ये डब्ल्यू और आर के हवाले से। अभी करंटली जो सर्विसेज हैं एनर्जी डेस्क के प्लेटफॉर्म से वो जो दी जा रही है वो है जी, हम एनर्जी डेस्क के प्लेटफॉर्म से एसएमईज को हम प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स क्या हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, आर के हवाले से, डब्ल्यू के हवाले से। हमारे पास एनर्जी एक्सपर्ट्स की प्रोफाइल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं इसकी एनर्जी डेस्क की वेबसाइट के ऊपर। इसके अलावा टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स की डिटेल भी मौजूद है ये भी। और इसके अलावा जो है सेक्टर बेस्ड स्टडीज़ हैं, केस स्टडीज़ हैं, ये सब इंफॉर्मेशन जो है ये अवेलेबल है। कोई भी देख ले सकता है इस एनर्जी डेस्क की वेबसाइट से। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग है दूसरा सर्विस जो है, जिसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट करना है। एसएमईज हमें फीडबैक देती हैं कि क्या क्या गैप्स हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, जैसे कि आज वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम वीक सी की सीरीज का एक है। दूसरा जो है हमारी कोशिश होती है लेक्चर्स के थ्रू कि हम इंडस्ट्री और एक्सपर्ट्स जो हैं उनका उनमें लिंकेज डेवलप करें। टेक्निकल असिस्टेंस है एनर्जी डेस्क का एक पर्पस ये भी है कि दोज एसएमएस जो कि अपने प्रीमिसेस में, फैक्ट्रीज में एनर्जी ऑडिट करवाना चाहते हैं या एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उनको हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं थ्रू एनर्जी डेस्क के। वो जो अवेलेबल एक्सपर्ट्स हैं एनर्जी डेस्क की वेबसाइट पर उनसे रब्ता करें और वो सर्विसेज उनकी हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर ये देखा गया है कि आर या डब्ल्यू की कोई अगर किसी ने इम्प्लीमेंटेशन करनी है या कोई इनिशिएटिव लेना है तो उसमें एक्सेस फाइनेंसिस के इश्यूज आते हैं एसएमईज को। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एनर्जी डेस्क की वेबसाइट के ऊपर जो डब्ल्यू और आर के हवाले से जो अवेलेबल फाइनेंसिंग ऑप्शंस हैं उनकी डिटेल्स भी हमने प्रोवाइड की है। जी, लास्ट वन जो है वो है जी जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है। हम एनर्जी डेस्क के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि वुमेन बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको हम इनकरेज करें कि वो पार्टिसिपेट करें इनके एनर्जी डेस्क के वेबिनार्स में, ताकि उनको भी एनर्जी एफिशिएंसी और रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। ये जी आप स्मीडा यूनिडो एनर्जी डेस्क को कैसे रब्ता कर सकते हैं, या तो आपको फिजिकली आए स्मीडा हेड ऑफिस, 5th फ्लोर 3rd बिल्डिंग है वन इकबाल, या आप अपनी क्यूरीज भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है energydesk@smida.org.pk, और ये आखिर में जी एनर्जी डेस्क की वेबसाइट दी हुई है energydesk.smida.org। अभी मैं आपको ये लाइव वेबसाइट लेकर दिखाता हूँ जो एनर्जी डेस्क की है। ये जी एनर्जी डेस्क की वेबसाइट है, जैसे आप देख सकते हैं। ये ऊपर मेन मेन्यू है,
ये डाउनलोड सेक्शन है। अभी जैसे जिक्र हुआ था मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स का, यहाँ पर ये आप ये मैनुअल्स पढ़े हैं। सोलर के हवाले से है मैनुअल जो है, गैसिफिकेशन बायोमास गैसिफिकेशन के ऊपर है, इम्प्लीमेंटिंग एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। यहाँ से आप मुझे डाउनलोड करके ले सकते हैं। असेसमेंट टूल्स अवेलेबल हैं। अगर कोई एसएमई खुद से अपने आप को असेस करना चाहती है कि वो कहाँ किस लेवल पर स्टैंड कर रही है एनर्जी एफिशिएंसी के हवाले से, तो ये फ्री टूल्स हैं, इनको डाउनलोड करें, कर आप जो है वो असेसमेंट कर सकते हैं, अपनी सेल्फ असेसमेंट। ये ट्रेनिंग मटेरियल्स हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के जो ट्रेनिंग वेबिनार जो मीडिया एनर्जी डेस्क के हवाले से हुए हैं, उनकी जो है रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल है सारा मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। इसके अलावा ये फाइनेंसिंग गाइडलाइंस, ये जो स्टेट बैंक के हवाले से जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं आरई के हवाले से या डब्ल्यू के हवाले से, ये उनकी सारी डिटेल्स अवेलेबल है। ये जी टेक्निकल गाइड बुक्स हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। सोलर के ऊपर है, केबल साइज है, कंप्रेसर सिस्टम्स हैं, उनमें एनर्जी एफिशिएंसी की कैसे की जाती है, इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर किस तरह की जाती है। ये जी हमारे पास एनर्जी एक्सपर्ट्स जो हमने आपको पहले जिक्र किया था कि प्रोफाइल्स मौजूद हैं। ये एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं, इसमें टोटल 57 है। ये ऊपर आप यहाँ से आप जो है सर्च आप कर सकते हैं मुख्तलिफ क्राइटेरिया के तहत। सेम केस में हमारे पास टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इसमें 166 हमारे पास टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिनमें अभी बेसिक मोस्टली जो है वो सोलर से रिलेटेड है। ये एक हमारा सिंपल सा एक जो है एक क्यूरी फॉर्म है। कोई एसएमई या कोई स्टूडेंट है और उसकी कोई क्यूरी है डब्ल्यू या आरई के हवाले से, तो ये सिंपल सा एक फॉर्म है, वो ये सबमिट करके हमें भेज सकता है। तो हमारे जो इन हाउस जो रिसोर्स मौजूद है एक्सपर्ट्स, वो उसको विद इन 2 वर्किंग डेज जो हम रिप्लाई करते हैं। ये ट्रेनिंग का जो सेक्शन है, इसमें जो भी हमारे अपकमिंग वेबिनार्स होने होते हैं उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की जाती हैं। जैसे कि आज डिटेल आ रही है जी। ये एक दफ़ा फिर मैं आपको कॉन्टैक्ट अस का दिखा देता हूँ, अगर किसी मिस हो गया। ये जो डिटेल है सारी कॉन्टैक्ट अस के किस तरीके से एनर्जी डेस्क को कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ब्रीफ था। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर बिलाल को कि जो अपनी वो प्रेजेंटेशन जो है वो पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच हसीब साहब, थैंक यू सो मच। और हरून साहब आपका भी शुक्रिया, जनीडो, स्मेडा, जेफ, इन सबका शुक्रिया। इन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म जूम वेबिनार पे अलाउ किया ताकि हम बैठ के बात कर सकें एनर्जी के बारे में। सर थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और मीनवाइल मैं रिक्वेस्ट करूंगा पार्टिसिपेंट्स से कि वो एटलीस्ट अपना प्रोफेशन और अपनी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है थोड़ी बहुत वो काइंडली चैट में शेयर करें, ताकि हमें थोड़ा, जब मुझे एटलीस्ट पता हो कि मैं किन लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। अभी 2 बंदों ने बताया है अपने बारे में, एक अब्दुल अलीम साहब ने बताया है और दूसरे साहब ने बताया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली अपने बारे में थोड़ा सा हमें रिक्वेस्ट है कि शेयर करते जाएं। अच्छा, प्लीज लेट मी नो आपको मेरी स्क्रीन शेयर मैंने की है, आपको नजर आ रही है फ्रंट पेज ऑफ माय प्रेजेंटेशन प्लीज? जी बिलाल, लेकिन इससे आप स्लाइड शो पे व्यू करवाएं, जस्ट आप ही मुझे ना। यस, ग्रेट ग्रेट। इज इट कूल नाउ सर? जी ओके, ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन जी, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनर्जी मॉनिटरिंग एंड कंजर्वेशन मेजर्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा टॉपिक है। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल भट्ट है। प्राइवेट कंपनी में मैं मैनेजर प्रोजेक्ट्स हूँ और हम लोग एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, वाटर असेसमेंट्स पे काम करते हैं। लाहौर बेस्ड कंपनी है और ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, एनर्जी ऑडिटिंग, रिन्यूएबल पे काम किया हुआ है, सोलर पीवी पे काम किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से सेफ्टीज को देखता हूँ मैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट्स, और लोकल बहुत से क्लाइंट्स का काम किया हुआ है। और इंटरनेशनल में जो वेल नोन है, आप लोग शायद जानते हो, IDH, IFC, वर्ल्ड बैंक, PD बुल्गारिया, पैरल इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट, GIZ, एडेल्फी, एलिवेट ग्लोबल, इनके सब के साथ मैंने काम किया हुआ है। एस्पायर में हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स में काफ़ी डेप्थ
काम करते हैं उसके अंदर मैं स्लाइड को फॉरवर्ड करूंगा फटाफट से, ताकि क्योंकि हम इसको नहीं आज डिस्कस कर रहे हैं, हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो एस्पायर के अंदर हम एनर्जी ऑडिटिंग पे काम करते हैं, रिसोर्स एफिशिएंट मैनेजमेंट पे काम करते हैं, लीन सिक्स सिग्मा, प्रॉफिटेबल केमिकल मैनेजमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी के टॉपिक्स पे काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पे, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन पे काम करते हैं, और कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट पे काम करते हैं हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है एनर्जी एफिशिएंसी को लेके, उसमें हम लोग जिन पॉइंट्स को कवर करने लगे हैं उसमें एनर्जी एफिशिएंसी का है, एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है, एनर्जी बेसलाइन क्या होती है, इस पे हम बात करेंगे। गालबन 1 आवर के बाद हम 1 आवर के बाद 5 मिनट्स 6 मिनट्स की ब्रेक लेंगे और फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली चैट में लिख दीजिएगा, मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जवाब दे सकूंगा। इफ नॉट पॉसिबल आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको ईमेल पे भी बाद में रिप्लाई दे सकता हूँ। ओके जी, सबसे पहली तो बात आती है कि व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी है सर कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क। आप खाना खाते हैं, आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, आप कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हैं, आपको थकावट फील नहीं होती, तो आपके अंदर एनर्जी आ गई, ठीक है। तो जो आपका फ्यूल था बेसिकली फूड था, और आप में एनर्जी आ गई, आपने काम शाम सारे जो है ना वो अपने हिम्मत ताकत के साथ कर लिए। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जनरेटर जो है वो फ्यूल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उससे आगे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हम आगे अपनी काम करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक मोटर पंप करवा सकते हैं, मोटर चलवा सकते हैं। क्रूड ऑयल वैसे तो यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है इस फोटो के अंदर, लेकिन लेट्स सपोज अगर ये पेट्रोल है तो हम इससे गाड़ी जो है वो चला सकते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज जो है लेफ्ट साइड पे, और जो 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 जहाँ पे वो कारामद हो सकती हैं, जो उससे काम कर सकते हैं, वो राइट साइड पे आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि एक्सटर्नल एक्टिविटी जो है उसको हम किस तरह लेके चल सकते हैं। तो वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जीज इंक्लूडिंग रिन्यूएबल which can be purchased, stored, treated, used in different equipment or in processes। तो ये different forms of energies हो गई हैं, और इनकी यूटिलाइजेशन या कह लें आपके तो हम कंज्यूम कहाँ कर सकते हैं। तो उसके डिफरेंट हमारे पास लेफ्ट राइट इक्विपमेंट्स पड़े होते हैं, हमारे पास वाटर डिस्पेंसर होता है, एयर कंडीशन होता है, फैक्ट्रीज में हमारे पास बॉयलर्स होते हैं, फर्नेसेस होती हैं, पंप्स, हमारे पास चिलर्स होते हैं, स्टिचिंग मशीन्स होती हैं, इंडस्ट्रियल फैंस होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वेंटिलेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, अपने बेसिकली फायदे के लिए यूज़ करते हैं ना हम लोग एनर्जी को। तो वेंटिलेशन में, लाइटिंग में, हीटिंग, कूलिंग, इवन ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसेस में, प्रोडक्शन लाइंस में, तो इन सब जगहों पे ये एनर्जी जो है उसकी एप्लीकेशंस हमें नजर आती हैं। हम उसको एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी को कह लें कि कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि हमने कितनी एनर्जी अप्लाई की है, या क्या वो जो हमने एनर्जी अप्लाई की है वो मेजरेबल है। पीछे हमने देखा कि एक ऑयल का ड्रम था, या जनरेटर है, या बिरयानी की प्लेट बनी हुई थी आपकी एनर्जी को पूरा करने के लिए। तो जब हम इंडस्ट्री में देखते हैं तो इंडस्ट्री में हमें जनरेटर्स नजर आते हैं, नेशनल ग्रिड से इनपुट्स नजर आ रही होती हैं, स्टीम बॉयलर से इनपुट्स नजर आ रही होती हैं, और मेकअप वाटर की हमें नजर आ रहा होता है। अच्छा, तो वो जो पूरा फ्लो है एक एनर्जी का फ्रॉम नेशनल ग्रिड टू द बल्ब स्विचेस ऑन इन द प्रोडक्शन लाइन, तो उस सब को जो है हम एक सैंकी डायग्राम, ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है इसका नाम है सैंकी डायग्राम। एक सॉफ्टवेयर है ई सैंकी के नाम से, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ई सैंकी डायग्राम। तो इलेक्ट्रॉनिक सैंकी डायग्राम बनती है, उसमें आप एनर्जी फ्लो डायग्राम भी कह सकते हैं इसको, इसको एनर्जी बैलेंस भी कह सकते हैं। हम इसमें देख सकते हैं कि एनर्जी की कंजम्पशन क्या है, सिग्निफिकेंट एनर्जी यूजर्स हम इससे देख सकते हैं, और कितनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है हम सब कुछ है इस डायग्राम के जरिए देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नेशनल ग्रिड से 450 किलोवाट आवर रिसीव हो रहे हैं और मेरी मशीन्स पे
100 किलोवाट आवर रिसीव हो रहे हैं, तो मुझे पता चल रहा है यार मेरी मशीन जो है वो 100 किलोवाट आवर कंज्यूम कर रही हैं, तो क्या इसमें वो बात की बात वो भी आ जाएगी, क्या इसके अंदर मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। तो आपको एक ओवरव्यू जो है, एक एनर्जी डायग्राम, एनर्जी बैलेंस, एनर्जी फ्लो डायग्राम सैंकी सॉफ्टवेयर से आप बना सकते हैं। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? अभी हम बात कर रहे थे कि एनर्जी क्या है, अब एनर्जी कंजर्वेशन क्या है। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन इज नॉट ओनली अबाउट मेकिंग लिमिटेड रिसोर्सेज लास्ट एज लॉन्ग एज दे कैन। मतलब ये नहीं है कि अगर हमें गवर्नमेंट हमें आगाह कर रही है कि भाई हमारे पास जमीन से ऑयल निकालने में जो है वो अगर हम इसको इसी तरह यूज करते रहेंगे तो तकरीबन हम 15 साल मजीद ऑयल यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसको जो है ना थोड़ा थोड़ा निकालना शुरू करते हैं कि यार चलो 15 साल नहीं, एटलीस्ट मैं 50 साल निकाल लूँ आगे। तो बात वहीं पे आ जाएगी कि वो 50 साल बाद भी उसने खत्म हो ही जाना है उस ऑयल ने। तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन नहीं की, हमने सिर्फ उसको प्रोलॉन्ग किया है, थोड़े अरसे के लिए हमने उसको डिले दे दिया है कि यार मैं थोड़ा अरसे इसको यूज ना करूं। अच्छा, सबसे अच्छा तरीका एनर्जी कंजर्वेशन का ये है कि आप उसको कट ऑफ कर दें। दैट वुड, जो अभी हमने बात की है कि वो 15 साल से हम 50 साल पे ले गए हैं, तो उसकी बात यही है कि दैट वुड मीन दैट यू आर डूइंग नथिंग मोर देन प्रोलॉन्ग अ क्राइसिस। तो क्राइसिस जो आना है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, उसका अभी भी खदशा है कि वो होगा ही होगा। तो कंजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डिमांड ऑन द लिमिटेड सप्लाईज एंड enabling the supplies to begin to rebuild itself। तो अगर हम वो ऑयल जमीन से निकालना बंद कर देंगे, तो जो हमने पहले थोड़ा थोड़ा निकालना शुरू किया था ज्यादा की जगह पे, अब हम निकालना बंद कर देंगे तो हो सकता है वो रिकवर करना शुरू कर दे, और रिन्यूएबल डू रीबिल्ड देमसेल्फ। तो वो रिकवर करना शुरू कर देगा, और आपके पास वापस ऑयल की जो क्वांटिटी है अंडरग्राउंड वो फुल हो जाएगी। तो बेस्ट वे जो है वो यही है कि आप अल्टरनेट की तरफ जाएं, उस एनर्जी को रिप्लेस करें, ना कि उसको कम यूज करना शुरू कर दें। तो डिमांड रिडक्शन ऑफ specific kind of energy or or and use energy from an alternative source is energy conservation। Of course, अगर हम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं 10 किलोवाट की मोटर पे, और अगर हम 8 किलोवाट की मोटर पे अप्लाई करना करते हैं, तो इस्तेमाल उसका जो है वो स्लो हो जाएगा, लेकिन ये उसकी कंजर्वेशन नहीं है। कंजर्वेशन वही है कि जो हम उसको अल्टरनेट की तरफ जाएं। ठीक है। अच्छा, हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का गोल क्या हो सकता है? गोल ये हो सकता है कि हम उसकी डिमांड रिड्यूस करें, ठीक है, हम प्रोटेक्ट करें अपनी सप्लाईज को, अल्टरनेट एनर्जी सोर्स के ऊपर जाएं, और क्लीन अप द डैमेज फ्रॉम द प्रियर एनर्जी प्रोसेसेस के हमने जो पहले पिछले प्रोसेसेस में यूज करके एनर्जी जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी डाले थे, और हमने अंडरग्राउंड ऑयल को जो है वो लो लेवल पे भी ले गए थे, तो उसको जो है हम कह लें कि क्लीन अप भी एक उसकी एक कह लें कि फायदा होता है हमें उससे। आप लोगों को गालबन शायद याद हो, मोस्टली पीपल जो हैं वो उसको एग्री करेंगे कि जब कोरोना आया था और मार्च में लॉकडाउन लग गया था, तो काफी आबो हवा जो है वो सिटी एरियाज की साफ सुथरी हो गई थी। ठीक है, तो ये एक जो एनर्जी हम यूज कर रहे थे गाड़ियों के फ्यूल में, वो एक माहौल को भी खराब कर रही थी, जिसको कोरोना के वजह से लॉकडाउन लगे हैं, हमने गाड़ियां चलाना बंद की हैं, तो माहौल ने अपने को रिकवर कर लिया, एटलीस्ट हमें क्लियर आसमान नजर आता था। तो एक उसकी मिसाल ये मैंने आपको दिया। दूसरी मिसाल ये है कि आप डे लाइट यूज करें मोस्ट ऑफ द टाइम अगर अवेलेबल है। जो लाइट बल्ब्स हैं वो बंद करके अगर आप डे लाइट में चले जाएंगे, तो एक आप एनर्जी सेव कर सकते हैं। ठीक है जी। एनर्जी एफिशिएंसी क्या होती है? हमने पहले बात किया एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजम्पशन क्या होती है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होती है, अब एनर्जी एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी, एवरीबॉडी नोज, आउटपुट ओवर इनपुट इज एफिशिएंसी। एनर्जी के केस में हम जो आउटपुट रिसीव कर रहे हैं, हमने उसको देखना है कि हमने इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर दी थी और आउटपुट क्या मिल रही है हमें। फॉर एग्जांपल मोटर के केस में
हमने इलेक्ट्रिकल पावर उसको दी है और तो शाफ्ट पे जो पावर आ रही है वो उसकी आउटपुट है। तो आप एफिशिएंसी कैसे करेंगे? आप शाफ्ट पावर ओवर इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर करेंगे तो आपको आपकी एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है जी, ये इसका फॉर्मूला है एनर्जी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होती है। एयर कंडीशन के केस में कूलिंग एनर्जी, जो फॉर एग्जांपल आपके स्प्लिट एसी लगा हुआ है या विंडो एसी लगा हुआ है, तो जो उसकी कूलिंग एनर्जी आउटलेट इनलेट पे वो आपको ठंडी हवा दे रहा है, उसको उसको पकड़ेंगे और उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इनपुट पे आपने दी थी थ्रू वापडा या जनरेटर, आप उसको उससे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि आपकी एफिशिएंसी क्या चल रही है। Okay, somebody asked, can I get these slides after the lecture? तो गलबन स्मैडा में से someone will forward it to you maybe sir. जी Okay. बिलाल, यहाँ पे मैं एक चीज अनाउंस कर दूं, ये जो हमारी आज के सेशन की स्लाइड्स हैं ये कल हम अपलोड कर देंगे। हमारी एनर्जी डेस्क की जो वेबसाइट है उसके अंदर डाउनलोड्स में ट्रेनिंग का सेक्शन है, ठीक है। ये बाय टुमारो जिसको भी चाहिए वो वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता है। राइट सर, मैं इनको मैसेज भी कर देता हूँ हैदर साहब को, तो उनको फिर आइडिया भी हो जाएगा, या मैं सबको ही साथ में कर देता हूँ टू एवरीवन डाउनलोड डाउनलोड्स देन बिलाल ट्रेनिंग मैं सेक्शन। आप कंटिन्यू करो, मैं मैसेज कर देता हूँ। राइट, ओके। कूलिंग एनर्जी ओवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमारी एयर कंडीशनिंग की एफिशिएंसी आ जाएगी। अच्छा, ये सिर्फ एक दिन में या एक पीरियड ऑफ टाइम, या कह लें कि सिर्फ आज के आज हम अगर चेक कर लेंगे तो वो एक्चुअली एफिशिएंसी नहीं है। हमें एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाना पड़ेगा, जिसमें दिन का भी टाइम होगा, शाम का भी होगा, रात का भी होगा। तो आप एक टाइम पीरियड को सिलेक्ट करके उस पूरे टाइम में आप डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के ऊपर इसको चेक करेंगे, कूलिंग एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपके पास जो आपका एयर कंडीशन है उसकी टोटल एफिशिएंसी क्यूमुलेटिव करके एट द एंड आपको रिसीव हो जाएगी कि यार आप एक महीने में इतनी एफिशिएंसी के ऊपर इस एसी को चलाया है। तो कैन इंक्लूड स्टार्टअप एंड कूल डाउन लॉसेस, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है तो वो एक वो जर्क ले रहा है, और जो कूल डाउन हो रहा है तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल ट्रिप हो गया है। तो आप डिफरेंट टाइम्स के ऊपर उसको चेक कर रहे होंगे, फिर जाके आप उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसी बात को उसने लिखा हुआ है कि बट इट्स नॉट ऑलवेज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको उसके लिए मीटिंग चाहिए, आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। तो measuring energy efficiency is not very easy, required instruments and it takes time। ये जो बात मैं अभी कर रहा था। तो अब ये आ गई है एग्जांपल एक स्टीम के केस में। ये लेफ्ट से जो पिक्चर नजर आ रही है ये आपको स्टीम के ग्राफ नजर आ रहा है, उसकी थॉल्पी कह लें, या उसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको क्या कुछ चाहिए। आपको जो फ्यूल यूज कर रहे हैं, लेट्स सपोज नेचुरल गैस है या कोल है, तो उसकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू चाहिए होगी आपको, ठीक है। कि और साथ में एनर्जी कंटेंट कितना है स्टीम का, आपको वो उसकी चाहिए। एथॉल्पी बेसिकली किलो कैलोरी पर केजी जो है एथॉल्पी ऑफ स्टीम चाहिए होगी, फीड वाटर एथॉल्पी चाहिए होगी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड हैं टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ स्टीम जनरेटेड बाय द स्टीम बॉयलर। तो इसलिए उसने कहा कि इट्स नॉट ऑलवेज दैट इजी, ठीक है जी। एफिशिएंसी जो है ये फॉर्मूला हमने गलबन मैट्रिक में भी पढ़ा था कि एफिशिएंसी जो है वो अगर किसी का चेन में या किसी स्टेजेस के ऊपर या सीरीज के अंदर अगर आप देख रहे हैं, तो वो हर स्टेज का, हर सीरीज का की एक एफिशिएंसी का मल्टीपल होगी। किसी एक स्टेज की आउटपुट जो है वो दूसरी स्टेज की इनपुट बन रही होगी, और दूसरी स्टेज की जो आउटपुट बन रही है वो तीसरी स्टेज की इनपुट बन रही होगी। मल्टीपल स्टेजेस जब आ जाती हैं तो हर स्टेज की आप सेपरेट एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। अब एफिशिएंसी के फॉर्मूले के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यही है कि आप हर स्टेज की एफिशिएंसी को दूसरी स्टेज की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, और एंड पे आपके एफिशिएंसी चेंज जो है ना वो आपके पास उसका एफिशिएंसी कैलकुलेट होती है टोटल में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी हर स्टेज के ऊपर एफिशिएंसी हाई है तो आपके टोटल सिस्टम की एफिशिएंसी भी हाई होगी। हमारे सामने एग्जांपल आ रही है फर्स्ट सिस्टम की, एन एफिशिएंसी 1 जो है वो 0.9 में आ रही है,
एफिशिएंसी 2 जो है सिस्टम 2 की वो 0.91 में है, विच इज़ वेरी गुड। थर्ड सिस्टम की जो है वो 0.89 है। तो ये तीनों को अगर हम सेपरेटली देखें तो हम कहते हैं सिस्टम बहुत एफिशिएंट चल रहा है, लेकिन सिस्टम एक्चुअली जो है वो तीनों का प्रोडक्ट है। वो एक पार्ट को आपने चेक किया था, जब आपने पूरे सिस्टम को चेक किया तो वो एक्चुअली में तीनों पार्ट्स का मल्टीपल आएगा, विच इज 0.73। तो हम नजर आता है तो बहुत लो एफिशिएंसी हो गई है। तो ये एक मिसाल मैंने आपको देना चाह रहा था कि टोटल एफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं आप डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर एफिशिएंसी कैलकुलेट करके उन सबको मल्टीप्लाई करके एफिशिएंसी निकाल सकते हैं अपनी। अच्छा, ये एक एग्जांपल है। इसमें हम अगर देखें कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का रिकॉर्ड है 2008 जनवरी का एक फैक्ट्री का और एक मार्च 2009 का है। अच्छा, मेजरेबल रिजल्ट्स रिलेटेड टू एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी यूज एंड एनर्जी कंजम्पशन। हमने जब इलेक्ट्रिसिटी को या उसकी परफॉर्मेंस को देखना है ना, तो हमने परफॉर्मेंस हमेशा देखनी है आउटपुट को देखते हुए। तो अगर कोई मुझे बता सके कि इस पिक्चर में जितना आपको नजर आ रही है इलेक्ट्रिसिटी 96 मेगावाट आवर और 45 मेगावाट आवर, तो इसको देख के कोई ये नहीं बता सकता कि कौन सा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट था या किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर थी। उसके लिए हमें कुछ और भी चाहिए। वो और क्या है, हमें उसकी आउटपुट चाहिए, प्रोडक्शन कि प्रोडक्शन कितनी हुई थी। तो फर्स्ट वाले को देखते, सेकंड कॉलम को जिसमें 96 और 45 मेगावाट आवर लिखे हुए हैं, शायद कोई कहे कि यार मार्च में जो 45 मेगावाट आवर थी वो अच्छी परफॉर्मेंस थी, या जनवरी में 96 मेगावाट आवर थी वो अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो ये सिर्फ एक पॉइंट इनफ नहीं था। हमने जब प्रोडक्शन से उसको कंपेयर किया तो पता चला कि मेगावाट आवर पर टन जनवरी के ज्यादा बेहतर थे, कि हमने कम मेगावाट आवर जो है ना वो यूज किए और प्रोडक्शन ज्यादा बेहतर ली। तो आपको डिफरेंट चीजों को साथ साथ देख के आपको अपनी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को देखना होता है। तो इस केस में जनवरी 2008 वाली जो परफॉर्मेंस थी वो मार्च 2009 वाली परफॉर्मेंस से बेहतर थी। ठीक है, राइट। ओके, नेक्स्ट एक फर्नेस की एग्जांपल मैं यहाँ पे को आपके सामने पेश करूंगा, प्रेजेंट करूंगा। कुपूला फर्नेस और इंडक्शन फर्नेस। ओके, जो लेफ्ट साइड पे ग्रीन बार्स आ रही हैं ये कुपूला फर्नेस की एक एनर्जी परफॉर्मेंस है गीगा जॉल पर टन में। वन जो फर्नेस थी नंबर 1 जो 5.2 तक गीगा जॉल पर टन पे जा रही है, और जो 2 वाली है वो जा रही है तकरीबन 3.7 तक। और हमने बेसिकली ये बेंचमार्क किया हुआ, जो रेड लाइन लगी हुई है ये बेंचमार्क लाइन है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं कि इसको इतनी कंजम्पशन करनी चाहिए या गीगाजोल पर टन इतने पे रखना चाहिए 2.2 तक। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको देखते हुए आप अपने स्टैंडर्ड को देखते हुए भी अपनी बेंचमार्किंग कर सकते हैं, अपनी एनर्जी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, या फिर आप के पास जो मोस्ट एफिशिएंट आइटम या फर्नेस लगी हुई है आप उसको बेंचमार्क करके दूसरों को उसके बराबर में ला सकते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट उसमें आप मजीद बेहतरी भी ला सकते हैं। तो राइट पर जो इंडक्शन फर्नेसेस हैं, एक फैक्ट्री में 4 फर्नेसेस लगी हुई थी। तो फोर्थ वाली जो फर्नेस है येलो बार्स जहाँ पे शो हो रही हैं, तो फोर्थ वाली जो फर्नेस है वो तकरीबन बेंचमार्क के अकॉर्डिंगली ही चल रही थी, अराउंड 1.95 गीगाजोल पर टन। तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं यार मेरी एक फर्नेस बहुत एफिशिएंट है, बाकी 1, 2 और 3 को भी मैं क्या 4th तक लेके जा सकता हूँ। तो ये एक आपका तरीकाकार होता है कि एनर्जी कंजम्पशन बाय प्रोडक्शन। तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन जो है वो आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि आप या तो अपना बेंचमार्क कर लें अपनी सराउंडिंग से, या फिर आप स्टैंडर्ड से देख के फॉर द उसको बेंचमार्क करके उसको उसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। अच्छा, एनर्जी मैनेजमेंट क्या होती है? सेट ऑफ इंटररिलेटेड और इंटरेक्टिंग एलिमेंट्स टू एस्टैब्लिश एन एनर्जी पॉलिसी
energy objectives, processes, and procedures to achieve objectives. PDC है, plan, do, check, act. कि हम energy को अपनी बात कर क्यों जरूरी है हम बिलाल आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी अब बेहतर है। आपकी मैं तो ना बड़ी बीच देर बीच से में बोल रहा आवाज थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाती है। हूँ। वेट कीजिएगा। क्या कैन यू हियर मी सर? इज इट जी क्लियर? अब बेहतर है। राइट राइट, मैं इस पे चेक रखता हूँ। ओके, थैंक यू आपने बताया। ओके, एनर्जी मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? सेट मैं इस स्लाइड को दोबारा से मैं प्रेजेंट कर देता हूँ आपके सामने। एनर्जी मैनेजमेंट क्या है जी? एनर्जी मैनेजमेंट है सेट ऑफ इंटररिलेटेड और इंटरेक्टिंग एलिमेंट्स टू एस्टैब्लिश एन एनर्जी पॉलिसी। आपकी कंपनी की एनर्जी पॉलिसी एस्टैब्लिश हो जाएगी एनर्जी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते करते। आप एनर्जी ऑब्जेक्टिव्स अपने देख सकते हैं, अपने प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स को देख सकते हैं, सो दैट आप अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं एनर्जी के वो अचीव कर सकें। तो एनर्जी मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? उसका पॉलिसी बना सकें, एनर्जी ऑब्जेक्टिव डेवलप कर सकें, कितना रिड्यूस करना चाह रहे हैं, रिन्यूएबल ऐड करना चाह रहे हैं, कॉस्ट को कम करना चाह रहे हैं, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट जो पड़ता है उसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं। बिलाल फिर आपकी आवाज बहुत डिस्टेंट हो गई है। सर आप गालबन, ओके, कैन यू हियर मी नाउ? अब हाँ मैंने अपनी हैंड्स उतार दी है। हाँ अब बेहतर है काफी। राइट, अब मेरे ख्याल से मसला नहीं आएगा, मैंने अपनी हैंड्स उतार दी है। तो अब मैं लैपटॉप के स्पीकर माइक से ही आपसे चल बात करूँ। ठीक। राइट, तो हम कॉस्ट कम करना चाह रहे हैं, एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स की। और हम अपनी कंपनी में वो प्रोसेसेस कर सकें या रिकॉर्ड कर सकें उन्हें, जहाँ पे हम सेविंग पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई कर सकें। और उसके लिए क्या जरूरी है? मे बी ट्रेनिंग्स जरूरी हैं। तो वो सब चीजें जो हैं वो पीडीसीए में आती हैं। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब? जी जी अब ठीक है। राइट, थैंक यू सो मच सर। तो सर जब एनर्जी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आईएसओ ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी से लेके, दिस इज अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द सिस्टम्स जो मार्केट में और आईएसओ के अवेलेबल हैं। 50,001, 2, 4, 5, 6, 50,008, 50,015, 47, 52, 127। तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं एनर्जी मैनेजमेंट के। एनर्जी ऑडिट्स कैसे करना है, गाइडेंस एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के ये उसको फेज इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, बिल्डिंग एनर्जी डाटा मैनेजमेंट कैसे, बिल्डिंग की एनर्जी मैनेजमेंट कैसे करनी है, फिर उसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है, जो आपने एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम किया था उसकी मेजरिंग एंड वेरिफिकेशन कैसे होगी, परफॉर्मेंस कैसे चेक होगी, जो लास्ट में है वो कंप्रेस्ड एयर सिस्टम की एनर्जी एफिशिएंसी कैसे चेक हो सकती है। तो ये सारे जो हैं वो एनर्जी के रिलेटेड हमारे पास स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। हम इनको देख के भी काम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास के एनर्जी प्लानिंग प्रोसेस एज पर 50,001। तो जो मैंने पीछे जो 50,001 सबसे ऊपर वाला एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी एक बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ISO 50,001 के बारे में। तो सर इसके बेसिकली प्लानिंग सबसे पहले बात होती है कि आप सबसे पहले प्लान करते हैं आपने क्या करना है। हम डायरेक्ट जाके मोटर नहीं खरीद के ले आएंगे, हम जाके पहले प्लान करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है और फिर हम उस पे आगे हम प्रोक्योरमेंट पे की तरफ जाएंगे। तो प्लानिंग को लेके दो तरह की चीजें हैं, एक है स्ट्रेटेजिक और दूसरी है टेक्टिकल। ओके, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है या स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम इसको देखेंगे तो ऐसा देखेंगे तो कंपनीज शुड आइडेंटिफाई द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज। और उसके जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज हैं वो उसके डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं वेरियस पार्टीज के। फॉर एग्जांपल
किस्म की रेगुलेटरी बॉडी हो सकती है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, आपके इंटरनेशनल बायर्स की कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपकी कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, मे बी आपके एम्प्लॉयज़ की कोई रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, तो वगैरह वगैरह। आप आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को और एक डेवलप करते हैं एक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, सो दैट आप अपने सारे रिस्क को जो है ना वो एड्रेस कर सकें और अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो कैच कर सकें। तो ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पार्ट था ISO 1 के अकॉर्डिंगली। और दूसरा जो है वो एनर्जी रिव्यू या टेक्निकल जो है, उसमें टेक्निकल लेवल आप जो है वो एनर्जी रिव्यू आप सबसे पहले अपनी एनर्जी करेंगे या एनर्जी असेसमेंट करेंगे अपनी फैक्ट्री में, अपनी बिल्डिंग में। तो एनर्जी रिव्यू जो है is a process that should be established by the facilities internally, a process that systematically assess the energy inputs क्या थी, उसके यूजर्स कौन कौन से थे, कहाँ पे कंजम्पशन हो रही थी, सपोर्ट एंड सपोर्ट्स इन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आपने जब देख लिया कि आपके एनर्जी इनपुट्स क्या थी, उसके यूजेस का क्या क्या थे, कंजम्पशन कहाँ हो रही थी, तो आप अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट जो है ना वो आपको नजर आनी चाहिए। वो नजर कैसे आएंगी, वो जो पहले मैंने आपको एक सैंकी डायग्राम की शक्ल में एक डायग्राम बनाई दिखाई थी, ई सैंकी सॉफ्टवेयर से बनी हुई, वहां से पता चलता था कि हमारे पास कौन सा सिग्निफिकेंट एनर्जी यूजर है जो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, सो दैट आप उस पर पहले काम करें और वहां से आपको आउटपुट रिसीव होगी ताकि आप अपनी एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जा सकेंगे फिर। तो आउटपुट to the energy review are identified in the right hand side in the given picture, in the right hand of the illustration of the slide. और इसके बारे में आगे भी बात करेंगे जब हम अपने टारगेट्स सेट कर रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारी इस जो पिछली स्लाइड थी, हमने प्लानिंग जो की थी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि enable organizations to follow a systematic approach in achieving continual improvement for energy performance, including energy efficiency, energy use and consumption. तो जब आपने अपने सारे इनपुट्स एंड आउटपुट्स और यूजर्स को देख लिया, तो आपके पास आप फिर उसको रेक्टिफाई करें अपने प्रॉब्लम्स को, और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। PDCA प्लान डू चेक एक्ट, आप प्लान करें, उस पर अमल करें, चेक करें, और उसमें जो बेहतरी की गुंजाइश है उसको दोबारा एक्ट में डाल के फिर से प्लानिंग करके कंटिन्यू करें। ठीक है जी। ये इसका एक कह लें कि उस पूरी बात को एक पिक्चर में समा दिया गया है कि अब ये PDCA कैसे करना है। सेंटर में लीडरशिप, जो आप आई होप यहाँ पे कोई फैक्ट्री ओनर्स भी ट्रेनिंग में मौजूद हों, तो सर यू आर इन द सेंटर ऑफ दिस PDCA। आपकी लीडरशिप के बगैर ये सारा कुछ नहीं हो सकेगा। सबसे पहले तो आपको एक एनर्जी पॉलिसी सेट करने की जरूरत है कि आपकी कंपनी की पॉलिसी में हो कि हम एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करेंगे। उसके बाद जरूरी ये है कि आप एक एनर्जी टीम एस्टेब्लिश करें जिसके अंदर कंप्लायंस के बंदे हो सकते हैं, जिसके अंदर आपके एनर्जी डिपार्टमेंट बेसिकली आप बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आप इलेक्ट्रिकल का, पावर का, आप यूटिलिटीज से, आप वाटर वालों से आप एक टीम बना के उनको एक टास्क देंगे। वो टास्क क्या होगा कि वो एनर्जी रिव्यू करेंगे पूरी फैक्ट्री का, कि पूरी फैक्ट्री में हमारी एनर्जी किस तरह फ्लो कर रही है, इन कितना हो रहा है, कहाँ कहाँ कंज्यूम हो रहा है, और आउटपुट हमें किस तरह मिल रही है। तो आप उससे एक एनर्जी बेसलाइन बना लेंगे। फॉर एग्जांपल हम अगर आज ऑडिट कर रहे हैं ये वाला, तो आज के दिन या इस महीने को या इस साल को हम एनर्जी बेसलाइन बना लेते हैं। फिर हम सेट करेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और कि हमने कितना इसको रिड्यूस करना है फॉर एग्जांपल, या हमारा टारगेट क्या है, हम वो उसके बाद एक वैल्यू सेट कर लेंगे।
उस पे एक्शन प्लान बनेगा, उस पे इम्प्लीमेंटेशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ मजीद चीजें सामने आएंगी, तो उसको दोबारा आप अपने इम्प्लीमेंटेशन करते करते अपने एक्ट में जब आप इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट के बाद उसको फौरन से डाल दें दोबारा से प्लानिंग में। तो इम्प्लीमेंट एक्शन प्लान, चेक एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। फिर उसको जब आप दोबारा प्लानिंग में डाल रहे हैं तो उसको मॉनिटर करें, उसको डॉक्यूमेंट करें, और हर स्टेप के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में अक्सर यही बात आती है कि अगर आपने कोई काम किया है तो उसको डॉक्यूमेंट लाजमी करें, अदरवाइज नोबडी विल एवर नो कि आपने ये काम किया था। तो डॉक्यूमेंट करना बड़ी जो है ना वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आप इस इन सब चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं, सो दैट एवरीबॉडी नोज कि ये बात कहाँ तक पहुँच चुकी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाउ टू सेव एनर्जी। तो पहला पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि यू कैन सेव व्हाट यू कैन मेजर। अगर आपको पता ही नहीं था कि आपके पास कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही थी या कितनी इन हो रही थी, तो आप उसको सेव नहीं कर सकते, आप बचा नहीं सकते। जैसे मैंने अंडरग्राउंड ऑयल की मिसाल दी थी, हमें पता चला जब वो कम हो रहा है तो हमने कहा कि यार इसको बचाना चाहिए। अगर हमें पता ही ना होता कम हो रहा है तो शायद हम कभी भी एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जाते ही ना। तो उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो यही था कि आप उसको मेजर करें। मेजर करने का आसान तरीका ISO ने बताया है, वो एनर्जी ऑडिट की शक्ल में। आप अपनी फैक्ट्री का एनर्जी ऑडिट करें, सिस्टमैटिक एनालिसिस करें, एनर्जी यूजेस देखें, एनर्जी कंजम्पशंस देखें, आइडेंटिफाई करें, क्वांटिफाई करें, अपॉर्चुनिटीज को रिपोर्ट करने के इस प्रोडक्शन लाइन में फॉर एग्जांपल ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है साथ वाली की निस्बत, जबकि नंबर ऑफ मशीन्स भी सेम है और उनकी मोटर की पावर वोल्टेज भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम बन रही है, लेकिन एक लाइन ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, एक कम कंज्यूम कर रही है। तो जब आप ऑडिट करेंगे तो आपके पास एक शक्ल बनती जाएगी, जैसे वो सैंकी डायग्राम में बनी हुई थी। तो आपको पता चलेगा कि यार मेरी ये वाली लाइन जो है ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है। फिर आप उसमें इम्प्रूविंग फैक्टर ऐड कर सकते हैं अपना, तो आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो एक मिल जाएगी, आप एनर्जी सेव कर सकेंगे। 5 स्टेप्स हैं एनर्जी ऑडिट के, जिसमें पहला स्टेप ये है कि एनर्जी का परफॉर्मेंस एनालिसिस करें, बेंचमार्किंग करें परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, जैसे पीछे मेगावाट आवर पर टन में हमने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये वो एक बेंचमार्क भी आपको दिखाया था मैंने कपूला फर्नेस में, और दूसरी फर्नेस के अंदर आपको बेंचमार्क भी याद होगा कि बेंचमार्क लाइन लगी हुई थी रेड कलर की। तो आप उसको बेंचमार्किंग में रखें, पोटेंशियल्स आइडेंटिफाई करें, डिटेल्ड एनालिसिस करें और एक्शन प्लान बनाएं, उसको फिर परफॉर्मेंस में डालें। तो हम इस पूरे प्रोसेस से जब गुजरे हमें क्या टेक्नोलॉजी चेंज करने की जरूरत है, क्या हमें चेंज करने की जरूरत है, या प्रैक्टिस चेंज करने की जरूरत है, और हमें पता चलेगा कि किस चीज़ पे क्या करें तो कितनी इम्प्रूवमेंट आएगी, कितने पैसे लगेंगे, ये करने वाला कौन होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की टाइमलाइंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन पे गौर किया जाएगा, और फिर आप अपने इंशाल्लाह मकसद की तरफ रवां दवा रहेंगे इंशाल्लाह। तो टिपिकल बैरियर्स क्या होते हैं? वो टिपिकल बैरियर्स, फर्स्ट बैरियर जो है वो लैक ऑफ डाटा होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन का डाटा है लेकिन कंजम्पशन का डाटा नहीं है। अगर कंजम्पशन का डाटा है तो प्रोडक्शन का नहीं है। तो आपके पास डाटा जो हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा प्रोडक्शन एनर्जी डाटा ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। वो जैसे मैंने AC की मिसाल दी थी कि कभी ट्रिप कर रहा है और कभी वो पीक आवर में लोड पे जा रहा है, कभी वो लो लोड पे जा रहा है। तो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में आप अपना प्रोडक्शन और एनर्जी का डाटा लेंगे, उसको आपस में कंपेयर करेंगे। तो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डाटा ना होना जो है वो एक टिपिकल बैरियर है इंडस्ट्रीज के अंदर, और एनर्जी ऑडिट्स के अंदर जो बैरियर आ जाता है सॉरी, ओके। लैक ऑफ मीटरिंग होती है यूजुअली, पानी जमीन से निकाल रहे होते हैं लेकिन मीटर नहीं लगाया होता, क्योंकि हमें पता होता है हमें बिल नहीं पे करना। एग्जांपल दे रहा हूँ एक, लैक ऑफ मीटरिंग हो सकती है। अच्छा, अब मीटर लगा हुआ है, कैलिब्रेटेड नहीं है,
तो विच दैट इज ऑल्सो अ बैरियर। हमें अगर डाटा ऑथेंटिक नहीं है तो एनर्जी ऑडिट ऑथेंटिक नहीं रह सकेगा हमारा। तो डाटा जो है वो ऑथेंटिक होने के लिए मीटर्स कैलिब्रेट करवाना जरूरी है, और दैट डाटा जो है वो नॉट ऑर्गेनाइज्ड फॉर एनालिसिस कि भाई रैंडम डाटा पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन का डाटा हमने रिसीव किया तो एक दिन का प्रोडक्शन का डाटा दे दिया या एक घंटे के प्रोडक्शन का डाटा दे दिया, और बाद में कभी चेक भी नहीं किया कि क्या वो डाटा ठीक भी था कि नहीं था। तो तीसरी चीज जो सॉरी लास्ट बट नॉट लीस्ट के एनर्जी डाटा जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर एग्जांपल स्टिचिंग मशीन्स के लिए। तो ये एक जो है वो नोशन बना हुआ है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एनर्जी डाटा बहुत ज़रूरी है आपकी किसी भी इक्विपमेंट के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल या दूसरे इक्विपमेंट्स के लिए, कि आपको पता होगी कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ओके हमें अगर वो सारे जो बैरियर्स पीछे वाले थे जो मैंने पिछली स्लाइड में आपके सामने पेश किए थे, अगर वो सारे बैरियर्स मौजूद हों तो जो हमारी फॉर एग्जांपल सैंकी डायग्राम थी वो कुछ इस शक्ल की बन जाएगी कि हम एनर्जी इनपुट तो दे रहे हैं, हम फॉसल फ्यूल भी इनपुट्स दे रहे हैं, हम रिन्यूएबल भी इनपुट दे रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी भी इनपुट दे रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि वो कितनी एनर्जी कहाँ पे कितनी कितनी यूज हो रही है। तो एनर्जी कंजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा नहीं है हमारे पास, एनर्जी यूजेस का डाटा नहीं है, एनर्जी लॉसेस का डाटा भी नहीं है। तो लैक ऑफ मीटरिंग या मीटर नॉट कैलिब्रेटेड या डाटा रिक्वायरमेंट कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। तो ये सारी बातें जो है हमें एक ब्लैक बॉक्स की तरफ ले जाती हैं कि वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड। फिर जब आपने एनर्जी ऑडिट किया तो आपको उसकी शक्ल जो है वो क्लियर हुई। शक्ल क्लियर हुई तो पता चला कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चिलर्स में जा रही है, कंप्रेस्ड एयर ड्राइवर्स फॉर एग्जांपल मोटर्स में जा रही है, ठीक है, कुछ लाइटिंग पे यूज हो रही है, डिफरेंट लाइंस में, पैकिंग में, वेयर हाउस में जा रही हैं, फॉसल फ्यूल्स या रिन्यूएबल्स से हम डिफरेंट प्लांट्स हीटिंग कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं। तो आपने पूरी एक डायग्राम अपनी कंपनी की बना ली कि आपके क्या इन्स हैं क्या आउट्स हैं और बीच के प्रोसेसेस कहाँ पे कितने कितने यूज हो रहे हैं। तो ये टिपिकल एक बिजनेस फ्लो है एनर्जी यूज का एक फैक्ट्री का। तो फिर जब हमने इस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी तो हम मजीद डेप्थ में चले गए। डेप्थ में कैसे गए थे, हमने देखा कि यार जो लेफ्ट पे एनर्जी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, बेसिकली ये एनालाइज एनर्जी यूजेस बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑन अदर डाटा। तो हम बेसिकली यहाँ पे एनर्जी यूज को जो है एनालाइज करने लगे हैं कि हम एनर्जी यूज कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी 43%, वाटर 6.9%, नेचुरल गैस 13%, फ्यूल यूज कर रहे थे 25%। तो ये चीजें हमारे पास मेन इनपुट्स तो आ गई। अब राइट साइड पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक पाई चार्ट बना हुआ है कि जो 43.2% इलेक्ट्रिसिटी थी वो कहाँ पे यूज हो रही है। तो वो प्रोडक्शन की लाइंस में, वेयर हाउसेस में, चिलर्स में, एयर कंप्रेसर्स में, लाइटिंग के लिए, कूलिंग टावर के लिए, कुछ वाटर पंपिंग के लिए, सर्वर रूम के लिए। तो वो डिफरेंट जगहों पे आपको जब पता चलेगा कि आप देखेंगे कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी लेट्स सपोज प्रोडक्शन लाइन 4 और प्रोडक्शन लाइन 3 में भी सेम स्टिचेस चल रही हो, सेम गारमेंट्स प्रोड्यूस हो रहा हो, लेकिन एक की कंजम्पशन जो है वो 7.9% है, दूसरे पे 6.6% है। तो आपको एक जो है वो हिंट मिल गया कि यार ये प्रोडक्शन लाइन 3 पे कुछ देखने की जरूरत है, यहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा क्यों है। या फिर जो आपका मेन सिग्निफिकेंट एनर्जी यूजर था चिलर्स, 21.9% राइट बॉटम कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा होगा। तो चिलर्स जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं और उसको कब क्या उसकी कोई उसको देखने की जरूरत है कि क्या वो ये सही कंजम्पशन ले रहे हैं या बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं अपने एक्चुअल से, अपने स्टैंडर्ड से। एयर कंप्रेसर्स बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं 14.5%। तो क्या इसको देखने की जरूरत है हमें? क्या हमारी लीकेजेस तो नहीं है? क्या हमारा रिजर्वायर का टैंक जो है, रिजर्वायर टैंक वो इनफ कैपेसिटी का है कि हम उसको एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं? तो आप जब डाटा को डिफरेंट एंगल्स से देखना शुरू करते हैं तो आप
आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है, ये कह लें कि आपके सामने जो छुपी हुई चीजें होती हैं वो सामने आ जाती हैं। तो अगर डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे एयर कंप्रेसर में या प्रोडक्शन लाइन 3 पे या चिलर्स पे जाके वर्किंग करें तो हम वहाँ से एनर्जी सेव कर सकेंगे। हमने इसकी कंजम्पशन देख ली है, बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली अगर ज़्यादा है तो हमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट भी ज़्यादा ही मिलेगा। ये एक और तरीका है इसकी डिटेल एनालिसिस करने का बेस्ड ऑन एनर्जी यूज। हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट एनर्जी यूजेस कौन कौन से हैं और वहाँ पे किस टाइप की कंजम्पशन हो रही है। हम इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं। प्लांट 3 पे मशीन्स पे नेचुरल गैस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, प्लांट 3 के वेंटिलेटर्स हैं उस पर। तो आप डिफरेंट एंगल्स से जब आप अपने एनर्जी यूजर्स को देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पे देख सकते हैं। ये वही मिसाल पीछे आपको दी थी मैंने कपूला फर्नेस की, इंडक्शन फर्नेस की, कि कपूला फर्नेस 1 जो है वो 2 से बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है जबकि प्रोडक्ट भी सेम है। तो आप उसको बेंचमार्क के पास सबसे पहले तो आप नंबर 1 फर्नेस को नंबर 2 के पास लेके आएंगे कि ये कम एनर्जी यूज करे, क्योंकि आपका बिल्कुल सामने है, आप ऑलरेडी 2 के अकॉर्डिंगली यूज कर रहे हैं तो 1 तो बहुत ज्यादा है, तो आप पहले 2 पे लेके आएंगे, फिर हाँ आप स्टैंडर्ड के ऊपर भी जाएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो एनर्जी सेव कर सकेंगे। डिफरेंट एंगल से चूंकि हम देखने की बात कर रहे हैं डाटा को, तो आप एलटी पैनल, ये लेफ्ट पे जो ऊपर क्यूमुलेटिव एलटी लोड प्रोफाइल 29, 10, 13 आपको एक पिक्चर नजर आ रही है जिसके अंदर ग्रीन, रेड और येलो ग्राफ्स शो कर रहा है एलटी किलोवाट आवर में एलटी पैनल के। 400 रुपए का इसको ब्रेकर लगा हुआ था। तो आप देखते हैं कि यार तकरीबन सेम ही जो है उसका पैटर्न है, ग्रीन का, रेड का और येलो का तकरीबन सेम पैटर्न है। तो आपको आइडिया हो गया यार ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप इसके एग्जैक्टली राइट साइड वाली डायग्राम पे जाते हैं तो यहाँ पे एक 750 kVA और 220 kVA का जनरेटर है। तो परसेंटेज लोड ऑन बोथ जनरेटर्स नजर आ रहा है कि 50% लोड है, एक पे 70% लोड है। बीच में एक जगह पे जो रेड वाला जनरेटर है 220 kVA वाला, उसने पीक दी है अराउंड 14, 12, 25 के पास। तो आप जब दो जनरेटर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि यार एक ने यहाँ पे क्यों इस तरह प्रॉब्लम की है, तो उसको चेक करने की जरूरत है। आप उसको चेक करें, आपको डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ लाजमी मिलेगा डेफिनेटली। तो लेफ्ट पे जो नीचे वाली पिक्चर है लीकेज टेस्ट, ये कंप्रेसर की बेसिकली जो एयर कंप्रेसर्स हैं फैक्ट्रीज में लगे हुए, ये उसमें से एक कंप्रेसर की लोड प्रोफाइल है। ये ऊपर लोड पे जाता है और किलोवाट में तकरीबन 85 से 90 तक जाता है और 90 पे जाके ट्रिप करके नीचे 30 किलोवाट तक जा रहा है बेसिकली। आप इसको लोड प्रोफाइल को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कंप्रेसर की। तो राइट साइड पे जो मशीन है ये दो सीएनसी मशीन हैं, दोनों पे सेम प्रोडक्ट है, दोनों की मोटर्स सेम लगी हुई थी, सेम ब्रांड, स्टिचिंग भी जो उस पे हो रही है सीएनसी मशीन्स पे वो भी सेम हो रही है। लेकिन जो दो सर्कल नजर आ रहे हैं कि एक टाइम पे लोड ज्यादा ले रही है रेड वाली, और एक टाइम पे उसने जब ब्लू वाली ने लोड नहीं लिया, इसने फिर भी लोड लिया है। तो आप जब दो को कंपेयर करेंगे आपको आइडिया होगा, ये लोड प्रोफाइल दोनों को कंपेयर किया आपने, दोनों सीएनसी मशीन्स की एलटी पैनल पे मीटर्स लगा के, तो आपको आइडिया नजर आ रहा है कि यार एक ने ज्यादा कंजम्पशन ली है, दूसरी ने कम ली है। आप जो दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपको अपने जो सिस्टम्स के अंदर हिडन एनर्जी यूजर्स हैं वो आपको नजर आते हैं, तो आप इस पे वर्किंग करके इसको भी मिनिमाइज करवा सकते हैं। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने आइडेंटिफाई करना है, प्रायोरिटाइज करना है, रिकॉर्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे पिछली पिक्चर में जो अपॉर्चुनिटीज सर्कल की हुई थी मैंने, वो आपको नजर आ रही थी कि यार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है एनर्जी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सोर्स हो, या अगर आप एनर्जी यूज ऑफ रिन्यूएबल कर सकें या अल्टरनेटिव एनर्जी पे जा सकें, तो वो जो है आप उस पर अपनी थिंकिंग कर सकते हैं, आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। दिस इज अनदर वे टू सी व्हाट 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 वेयर टू लुक। जैसे आप
देख सकते हैं कि डिफरेंट KPIs राइट साइड पे लिखे हुए हैं और उनका जो है वो PKR में उसका इम्पैक्ट और परसेंटेज सेविंग के रेफरेंस से उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। तो आप अपनी मर्जी के पॉइंट को सामने रख के यार ये ज्यादा यूज कर रहा है, ये इसको यहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट लग रही है, तो आप अपने डाटा को इस तरह डिफरेंट एंगल्स से देख के आप अपने प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि हमें कहाँ से चलना शुरू करना चाहिए। ओके, एनर्जी परफॉर्मेंस इंडिकेटर जैसे पीछे लिखे हुए थे, तो इन सब को एक यूनिट के अंदर होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी, इनडायरेक्ट फ्यूल लेफ्ट साइड पे, इलेक्ट्रिसिटी, इनडायरेक्ट फ्यूल और ग्रॉस एनर्जी परफॉर्मेंस, इन सब को किलोवाट आवर पर टन में लिखा हुआ है। ठीक है, हमने बेसलाइन बना लिया 2014-2015 को, उसके अंदर एक एनर्जी कंजम्पशन का डाटा हमने रिसीव कर लिया। अच्छा, फिर नेक्स्ट ईयर जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट की उसका डाटा आ गया, आपको पता चल गया कि मैंने पिछले साल की निस्बत इस साल इतनी इम्प्रूवमेंट की है, सो दैट आप नेक्स्ट ईयर के टारगेट्स भी इससे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इससे टारगेट सेट कर लें तो आपके लिए जो है वो आसानी होती जाएगी। आप उसमें से फिर अपनी सेविंग्स भी इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैंने पिछले साल की निस्बत इस साल इतने परसेंट मजीद सेव कर लिया है। ठीक है, ये भी KPIs लिखे हुए हैं, इसमें एक्शन प्लान बेसिकली लिखा हुआ है, टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव। आप अपने एरियाज के एरियाज को देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, रिकमेंडेशन क्या थी ऑडिटर की तरफ से, या आपकी जो एनर्जी टीम थी उसकी तरफ रिकमेंडेशंस क्या आई थी। तो उन्होंने एनर्जी सेविंग पोटेंशियल जो है वो कितना कैलकुलेट किया और उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत थी, उसका पे बैक टाइम कितना है। तो ये सारा डाटा जो है आप इसको इस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं आप अपने एनर्जी कंजम्पशन को चेक करने के लिए। तो मुझे अब 5 से 6 मिनट की ब्रेक दें प्लीज। आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप मैसेज करें, चैट में लिखें। और 5 मिनट की ब्रेक इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सांस भी ले लूँ, पानी शानी भी पी लूँ। तो if you are all with me, please let me know if you have any questions. Thank you. जी, इन दी मीनवाइल अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो Q&A बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे अभी बिलाल ने कहा है कि हम कोई तकरीबन 5 मिनट्स की ब्रेक करते हैं, तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं।
जी एवरीवन, आई होप सबने पानी चाय बिस्किट केक खा लिए होंगे, थोड़ी एनर्जी आ गई होगी मजीद प्रेजेंटेशन सुनने की। आर यू गाइस विद मी? एक आधा मैसेज को चैट पे कर दे तो मुझे आइडिया हो जाएगा, अदरवाइज आफ्टर अ मिनट मे बी 30 सेकेंड्स में अपनी नेक्स्ट स्लाइड ओपन करवा दूंगा। तो ओके, एक चैट में मैसेज रिसीव हुआ है। ओके, मौद साहब कहते हैं यस ही इज विद अस, तो ठीक है जी, थैंक यू मौद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लेट्स मूव टू सेकंड पेज। हम इस वक्त स्लाइड नंबर 39 पे हैं। थैंक यू सर, आपका भी शुक्रिया। ओके सर, जब भी आप अपनी एनर्जी टीम बनाए, एनर्जी पॉलिसी पे काम कर रहे हो, अभी हम एनर्जी को लेके काफी हमने डिस्कशन की है, हमने एनर्जी टारगेट्स को देखा है, टारगेट किस तरह सेट करने हैं, अपनी बेसलाइन कैसे बना सकते हैं, स्टैंडर्ड को देख सकते हैं, अपने साथ वाली मशीन को देख सकते हैं। एनालिसिस जब कर रहे हों तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को जो है वो मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। जो लेफ्ट साइड पे पिक्चर नजर आ रही है आपको, एक थर्मल इमेज नजर आ रहा है राइट साइड वाले पिक्चर का, जो कि एक इलेक्ट्रिकल पैनल है एक इंडस्ट्री के अंदर। उसके थर्मल इमेज से पहले इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का एक पार्ट है कि इलेक्ट्रिकल पैनल्स साफ सुथरे होने चाहिए, उसमें डस्ट फ्लफ डर्ब्स नहीं होनी चाहिए। तो एक तो अपने पैनल्स को डेली आप रेगुलरली ब्लोअर से साफ रखें। और ओके, अब जब सेफ्टी की बात हो रही है तो सेफ्टी में आपने थर्मल इमेजिंग अपने पैनल्स की करनी है लाजमी, क्योंकि अगर किसी पैनल में हॉटस्पॉट है और हम जो कि इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्रीज में मोस्टली 24 आवर्स यूज हो रही होती है, तो कोई ब्रेकर अगर हॉट हुआ हो 70, 80, 90 डिग्री तक गया हुआ है तो उस पर आग लगने का खदशा है। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को आपने जो है वो लाजमी अपनी गिरफ्त में रखना है, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना आ सके पैनल्स में। सब सेफ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, हीट वेस्ट हीट रिकवरी फ्रॉम इंजन्स, इस पे थोड़ी बात करते हैं कि एग्जॉस्ट के ऊपर अगर हम जो इंजन का एग्जॉस्ट है, जो उसके सलेंसर से बेसिकली गर्म हवा निकल रही है, जो जो उसका धुआं निकल रहा है उस पे अगर हम अपना वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर लगाएं तो हमने देखा है कि यूजुअली उसका पे बैक जो है वो 1 साल का पे बैक होता है। उसके जैकेट वाटर को अगर हम यूज करें तो हॉट वाटर फॉर प्रोसेसेस हम उस पर ट्यूब हीट एक्सचेंजर लगा सकते हैं। और हमें किसी प्रोसेस में हॉट वाटर चाहिए तो हम वो जनरेटर के जो हमने उस पर जनरेटर पे ट्यूब हीट एक्सचेंजर लगाया था उससे हमें हॉट वाटर मिल रहा है, तो वो जो हमने बॉयलर पे पानी गर्म करना है उसकी निस्बत इसका पे बैक 1 साल का है सिर्फ। और उसके बाद ट्यूब हीट एक्सचेंजर जो है वो आपका चलता रहेगा, लेकिन आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो इसका 1 साल का पे बैक है। आपके जो जैकेट वाटर है उस पर आप अब्जॉर्प्शन चिलर लगा सकते हैं, उसके एयर के लिए भी लगा सकते हैं और वाटर कूलिंग के लिए भी लगा सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कोल्ड वाटर की तो आप उससे कोल्ड वाटर भी ले सकते हैं। आपकी चिल्ड एयर की रिक्वायरमेंट है तो आप चिलर लगा के चिल्ड एयर भी ले सकते हैं। आपके एसी का खर्चा बच सकता है, आपका फ्यूल जो आपने बॉयलर पे बर्न किया था या आपने इलेक्ट्रिकल चिलर्स लगाए थे तो आप बिजली की बचत कर सकते हैं। 2 साल का इस पे पे बैक मिल रहा है, विच इज गुड, क्योंकि उसके बाद इंशाल्लाह ये चलता ही रहेगा अगर आप उसकी मेंटेनेंस सही रखते हैं। ओके, फिर अगली बात है कि क्या जो मैंने मोटर अपनी मशीन पे लगाई हुई थी क्या वो मेरी रिक्वायरमेंट के एन मुताबिक है या उससे ज्यादा हाई वोल्टेज की मोटर मैंने लगाई हुई है। तो यूजुअली अगर हम इंडस्ट्रीज में देखें तो चूंकि सिस्टम चल रहा होता है और हमने कभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं की होती तो आने वालों को नहीं पता होता कि पीछे वालों ने उस पर क्या क्या कार्रवाइयाँ की थी। लेट्स सपोज मेरी अगर एक मोटर की रिक्वायरमेंट जो ओरिजिनल थी तो वो 7.5 किलोवाट की बेसिक ड्यूटी रिक्वायरमेंट थी। डिजाइन इंजीनियर ने सोचा यार अक्सर पीक लोड भी आता है तो मैं 10% उस पर जो है कंटीजेंसी रख देता हूँ।
8.5 किलोवाट की मोटर हो गई। अच्छा, जो प्रोजेक्ट इंजीनियर था जो इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा था, उसने भी सोचा कि यार अगर कल को मशीन ज्यादा हो गई या मेरा लोड बढ़ गया तो मुझे फिर बड़ी मोटर चाहिए होगी, मैं आज ही 10% बड़ी मोटर लगवाया। तो 9.1 किलोवाट की मोटर जो है ना उसने सजेस्ट कर दी प्रोजेक्ट इंजीनियर ने। जब 9.1 किलोवाट की मोटर मार्केट में लेने गए तो पता चला कि जी 9.1 किलोवाट की मोटर तो आती नहीं है, तो 11 किलोवाट की मोटर आती है। तो नियरेस्ट जो वेरिएबल मोटर थी वो 11 किलोवाट की मोटर लगा दी गई। अब 7.5 किलोवाट की मोटर की जगह पे 11 किलोवाट की मोटर लगी हो तो डेफिनेटली आपका कोई 3.5 किलोवाट एक्स्ट्रा आपने अपने सिस्टम में डाल दिया है, जो कि बिल्कुल ऐसे ही है कि एक छोटी सी बग्गी के लिए आप बहुत बड़ा घोड़ा लगा दें। तो इन प्रैक्टिस हम जब देखते हैं तो वो एक्चुअली मोटर 65% लोड के ऊपर चल रही होती हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। बेहतर है कि जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ही रहा जाए। ओके, मुझे 2 क्वेश्चंस रिसीव हुए थे। एक इमरान साहब की तरफ से रिसीव हुआ है, हाउ कैन वी कंट्रोल द टेम्परेचर नियर एचटी और एलटी पैनल्स। तो इमरान साहब, एचटी और एलटी पैनल्स पे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आप सबसे पहले अपने डिज़ाइन को देखें कि क्या आपका जो डिज़ाइन है वो लोड के अकॉर्डिंग है। ओके, अगर तो लोड के अकॉर्डिंग है तो क्या आपका ब्रेकर ख़राब तो नहीं हो गया जिसकी वजह से वो ओवर हीट हो रहा है। क्या उस पे ओवर हीटिंग ओवरलोडिंग की वजह से आ रही है या लूज कनेक्शंस की वजह से आ रही है। तो आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपका एसी अगर लगा हुआ है और आपका एसी दिन के टाइम, आजकल गर्मियां भी हैं और ब्रेकर पे टेम्परेचर फॉर एग्जांपल एम्बिएंट टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया है, तो वो आपके इलेक्ट्रिकल पैनल के लिए एक हैजर्ड बन जाएगा। कल को वहां पे खुदा ना खास्ता आग लग सकती है। तो आप चेक करें कि क्या वो ब्रेकर आपके एसी के लोड के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। दूसरी चीज आप चेक करें क्या ब्रेकर फॉल्टी तो नहीं हो गया। तीसरी चीज आप चेक करें कि अगर वो हीट अप हो रहा है तो उसकी जो वजह है वो ओवरलोडिंग है या उसकी वजह जो है वो लूज कनेक्शन है। और फिर आप इस पे वर्किंग करके अपने एचटी और एलटी पैनल्स के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। मेनली एलटी पैनल्स पे आप ज़्यादा देखते हैं क्योंकि एचटी मेनली जो है ना वापडा उसको देख रहा होता है। और मौज अल्ताफ साहब ने क्वेश्चन पूछा है, इज योर कंपनी डूइंग लोड फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिक्शंस इन पाकिस्तान। तो नहीं सर, हम लोग वेदर प्रेडिक्शंस को देखते हुए लोड फोरकास्टिंग नहीं करते। इफ यस हाउ हैज बीन योर रिजल्ट सो फार। तो सर जब हम नहीं करते तो सॉरी। वेदर प्रेडिक्शंस वैसे हम ये लाजमी देखते हैं कि जब गर्मियाँ आती हैं तो लोड बढ़ता है और सर्दियों में जो है वो लोड कम हो जाता है। और आर दीज प्रेडिक्शंस क्लोज टू रियल टाइम। तो नहीं सर, हमने इस पर ज़्यादा वर्किंग नहीं की। वेदर प्रेडिक्शंस करते हुए फोरकास्टिंग हमने नहीं की। इस पे माजरत है, हमने इस पे काम नहीं किया हुआ अभी। थैंक यू आपका क्वेश्चन के लिए, शुक्रिया शुक्रिया। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमारी रिक्वायरमेंट 7.5 किलोवाट की थी, लेकिन फील्ड में लगा दी गई 11 किलोवाट की मोटर, तो आपकी एनर्जी कंजम्पशन भी ज़्यादा होती गई। और दूसरी तरफ जब आप अपनी मोटर को का साइज चेक कर रहे हैं तो उसके बाद उसकी वर्किंग भी देखते रहें। थर्मल इमेजिंग अपनी मोटर्स की भी चेक करें कि क्या आपकी मोटर गर्म तो नहीं हो रही। अगर गर्म हो रही है तो क्या उसकी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कैटेगरीज ए बी सी डी ई एफ, तो क्या वो कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है उसका टेम्परेचर लोड के अकॉर्डिंगली। अगर ज्यादा है तो फिर उसको चेक करें। अगर वो कैटेगरी ऑफ टेम्परेचर जो है वो लोड के अकॉर्डिंगली सही जा रहा है तो उसको एटलीस्ट ऑब्जर्व लाजमी करते रहें अपनी मोटर्स के टेम्परेचर्स को, क्योंकि इसके बाद ही मोटर वाइंडिंग जलने का खर्चा आता है और आपका प्रोडक्शन के लॉसेस फिर इसी वजह से आते हैं कि पीछे मोटर नहीं चल रही होती। तो ये आप थर्मल इमेजिंग लाजमी करें। ओके, मज़ीद हम एनर्जी कैसे सेव कर सकते हैं। वो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप फ्रिक्वेंसी इनपुट दे रहे हैं एक मोटर के ऊपर
और वो मोटर अपने नॉर्मल वर्किंग कर रही है। अच्छा, अगर हमने कट ऑफ करना है उस मोटर को तो हम उसके आगे डैम्पर कंट्रोल लगा देते हैं शाफ्ट के बाद या शाफ्ट के बाद ना। तो वो डैम्पर कंट्रोल जो है वो बेसिकली पीछे से इनपुट तो काम नहीं कर रहा, आउटपुट उसकी काम कर रहा है। एफिशिएंसी आपकी जो है वो कह लें कि बहुत ही नीचे चली जाएगी, नोज डाइव हो जाएगा एफिशिएंसी का। तो उसका बेहतर तरीकाकार क्या है? उसका बेहतर तरीकाकार ये है कि आप अपनी फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है वो वीएफडी लगाएं या उसको वेरिएबल करें कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी पीछे से फ्रिक्वेंसी इनपुट आ रही हो। उससे फायदा ये होगा कि आपकी एनर्जी कंजम्पशन कम होगी और आपकी जो मोटर है वो भी ओवरहीटिंग या ओवरलोडिंग की तरफ नहीं जाएगी। तो बात उसने नीचे वही सही लिख दी है कि बट इट डजंट एंड एट वीएफडी, द कंप्लीट सिस्टम नीड्स टू बी असेस्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड। तो जब आप पूरा सिस्टम देख लेंगे अपना, तो फिर आप उसको जो है ना असेसमेंट कर लेंगे उसकी, फिर आप उसे ऑप्टिमाइज करेंगे। तो ज्यादा एनर्जी बेहतर तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकेंगे, कंज्यूम कर सकेंगे या कंजर्व कर सकेंगे। ओके, ये भी एक ओवरसाइज्ड पंप की एग्जांपल है जिसमें पंप रेटिंग 22 किलोवाट की थी और जो आगे वो वाटर फ्लो करवा रहा है 120 मीटर क्यूब पर आवर का वाटर फ्लो जो है इसके अंदर ऑप्शन थी, अवेलेबल थी, ये करवा सकता था। एक्चुअल लोड कितना था? एक्चुअल लोड सिर्फ 13 किलोवाट था। तो वही ओवरसाइज होते होते जो है वो 13 किलोवाट की रिक्वायरमेंट की मोटर जो है वो 22 किलोवाट तक पहुंच गई। अब जो 120 मीटर क्यूब पर आवर हम कर सकते थे अपनी 22 किलोवाट की मोटर से, हमारी तो इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। हमारी तो रिक्वायरमेंट थी टोटल 50 मीटर क्यूब पर आवर की। हो सकता है हमारी 13 किलोवाट की मोटर पूरा कर रही हो, लेकिन चूंकि 22 की लगी हुई है इसलिए जो बाकी का 70 मीटर क्यूब पर आवर पानी था वो घूम के वापस अंडरग्राउंड टैंक में चला गया। तो हमने क्या किया, हमने अंडरग्राउंड टैंक से 120 निकाल के 70 वापस डाल दिया, 50 यूज कर लिया। तो क्यों ना हम सिर्फ 50 ही निकालने और 70 जो निकालने में हमें एनर्जी कंज्यूम करनी, एनर्जी यूटिलाइज करवानी पड़ी है, तो हम वो 50 के लिए यूज कर लें, बाकी का जो 70 की है हम उसको यूज ना करें, सो दैट एनर्जी सेव हो सके हमारी। ठीक है, एनर्जी लॉसेस इन पंपिंग सिस्टम किस तरह के होते हैं? यूजफुल वर्क डन वाज ओनली 61%, लेकिन मोटर एफिशिएंसी लॉसेस आते हैं, पंप एफिशिएंसी लॉसेस आते हैं और पाइपिंग के लॉसेस आते हैं। तो आप अपनी मोटर को देखें, आप अपने पंप को देखें, आप अपनी पाइपिंग जो लाइंस हैं उनको देखें, उसको एफिशिएंट बनाएंगे तो आपको जो है उसको एफिशिएंट बनाने के बाद आपकी एनर्जी कंजम्पशन भी कम होगी। ओके, एनर्जी बैलेंस ऑफ अ कंप्रेसर, हमने मोटर्स की बात की तो अब कंप्रेसर्स को भी लाजमी टच करना चाहिए। Only 10% of electrical energy is transferred into compressed air. सिर्फ 10% जो है वो आप इसमें कह लें कि एफिशिएंसी ले रहे हैं या फिर अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंप्रेस्ड एयर के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। यूजुअली बहुत अच्छा एफिशिएंट कंप्रेसर भी हो तो वो 13, 14 या मैक्सिमम 16, 17 तक चला जाएगा। तो 16, 17% एफिशिएंट जो आपका कंप्रेसर है, तो बाकी आप जो 90, 85% आपके लॉसेज हैं, तो वो लॉसेज आप किस तरह यूज कर सकते हैं? आपको मैंने पीछे एग्जांपल दी थी स्टीम बॉयलर के केस में, हम एग्जॉस्ट के ऊपर चिलर लगा सकते हैं। जनरेटर जो है हमारे उनके जैकेट वाटर पे या एग्जॉस्ट पे हम चिलर्स लगा सकते हैं, वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स लगा सकते हैं। इस केस के अंदर हमें नजर आ रहा है कि हमारी 85% जो है वो हीट, बेसिकली 90% जो हीट है उसमें से 85% गोज इनटू द कूलिंग सिस्टम। वो 85% कूलिंग सिस्टम में ले गए हैं, वहां से उन्होंने जो है वो चिल्ड एयर या चिल्ड वाटर रिसीव कर लिया है, और 5% रेडिएशन लॉसेस। तो आपके कंप्रेशन में भी इतनी गुंजाइश है, होती है कि आप वहां से भी एनर्जी उसको एफिशिएंट कर सकें, उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें उस एनर्जी को। ये दो कंप्रेसर्स को बेसिकली हम
कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। एक कंप्रेसर है जो ब्लू लाइन में आपको नजर आ रहा है, उसकी लोड प्रोफाइल है, और दूसरा कंप्रेसर ग्रीन लाइन में उसकी आपको लोड प्रोफाइल नजर आ रही है। तो ग्रीन वाले को आप अगर पहले देखें तो आप देखते हैं कि ये जो ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है और 70 को टच होते साथ एकदम नीचे गिरता है 37 36 के ऊपर किलोवाट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे अपने पीक लोड पे आते साथ ही जो है वो कंप्रेसर ट्रिप कर जाता था। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला इन फैक्ट्री वालों ने अपने कंप्रेसर के आगे रेजर्वायर टैंक ही नहीं था लगाया हुआ। तो जब रेजर्वायर टैंक ही नहीं था तो वो कैसे कंप्रेस्ड एयर स्टोर करता। तो कंप्रेसर क्या करता था, कंप्रेसर जो है वो ऑन ऑफ ही हो रहा था। रिक्वायरमेंट्स आगे मीट हो या ना हो, लेकिन कंप्रेसर ने एनर्जी बेतहाशा यूज करना शुरू कर दी थी। साथ में छोटा सा कंप्रेसर जो है वो मेनली लोड पे जा रहा है, ऑफ लोड पे जा रहा है। तो इस तरह के जो है वो कंप्रेसर जिनके साथ रेजरवायर नहीं लगा हुआ या फिर लीकेजेस बहुत ज्यादा हैं, आपके सिस्टम में अगर लीकेजेस हैं, लाइंस में लीकेजेस हैं, तो आपकी एनर्जी कंजम्पशन जो है कंप्रेसर पे वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऑल्दो ऑलरेडी जो है वो हमारा कंप्रेसर अराउंड 10-15% के ऊपर एफिशिएंसी भी काम कर रहा था। तो लीकेजेस के तो हमारी एनर्जी कंजम्पशन, बिजली का बिल बहुत ऊपर चला जाता है। तो इस चीज को देखने की जरूरत है कि दो कंप्रेसर्स को आपस में भी अगर आप मैच करें या सिर्फ लीकेजेस ही रिमूव कर दें तो आपको एक अच्छी खासी एनर्जी सेविंग मिल सकती है। इस फैक्ट्री की जिसकी एनर्जी प्रोफाइल ग्राफ में शो हो रहा है 2013 में 28 सितंबर अक्टूबर 28 अक्टूबर 2013 को लीकेज टेस्ट किया था हम लोगों ने। फैक्ट्री में सब चीजें जो हैं वो मशीन्स और जितने भी उसके सिग्निफिकेंट एनर्जी यूजर्स थे कंप्रेस्ड एयर के, उन सबको जो है वो ब्रेक दी गई। हमने चेक किया कि क्या हमारा रेजर्वायर फुल होता है। ओके, यस, रेजर्वायर फुल हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है ना वो हमारा कंप्रेसर ट्रिप कर जाता है, लेकिन फिर अचानक से दोबारा ऑन हो जाता है। लो जी, ये पहले ट्रिप क्यों किया था? ट्रिप इसलिए किया था क्योंकि हमारा रेजर्वायर फुल हो गया था। ओके, अब दोबारा ऑन क्यों हुआ है? क्योंकि रेजर्वायर में या तो कम होगी या फिर आगे कहीं भी यूज हो रही है। अगर यूज तो हम कहीं भी कर ही नहीं थे रहे, हर बंदे को तो ब्रेक थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये था कि वो सारी लीकेजेस थी जो हमारे कंप्रेसर को बार बार टर्न ऑन करवा रही थी या ऑन करवा रही थी, उसको एनर्जी बेसिकली यूज हो रही थी। जो लीकेजेस खत्म की 10 दिनों के अंदर अंदर, सारी फैक्ट्री की लीकेजेस खत्म की। 10 दिन बाद 7 नवंबर को दोबारा टेस्ट किया, तो आप देखते हैं कि ऑन टाइम जो है वो बहुत कम हो गया, ऑफ टाइम ज्यादा हो गया। तो इस सिर्फ लीकेजेस खत्म करने से, ये बेसिकली लो और नो कॉस्ट इस पे इम्प्लीमेंटेशन थी, या कह लें कि खर्चा था, वेरी लो कॉस्ट। तो 2.24 मिलियन पीकेआर की जो है ना सालाना सेविंग्स वो सामने आ गई सिर्फ लीकेजेस खत्म करने से। तो दिस इज वन वे टू सेव एनर्जी। आप अपनी लीकेजेस खत्म करें। टीम लाइंस में लीकेजेस होती हैं जो रिजल्ट करती हैं वाटर के भी ज्यादा यूज पे, और आपके फॉर एग्जाम्पल कोल से यूज कर रहे हैं बॉयलर को, तो कोल भी ज्यादा बर्न करना पड़ेगा आपको। तो लीकेजेस जो हैं, जो वेस्ट है, इसको मिनिमाइज करना बड़ा जरूरी है। ओके, स्टीम बॉयलर के केस में जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है यूजली, या जनरेशन हो रही होती है या प्रेशर ड्रॉप कह लें, बॉयलर पे 180 डिग्री के ऊपर 9 बार का प्रेशर था। प्रेस हॉल में रिक्वायरमेंट है 2 बार की, तो पीआरवी लगाएं, उसको 2 बार पे लेके आए, ताकि वो 2 बार पे काम करे। 140 डिग्री चाहिए होता था। वॉशिंग मशीन्स के लिए 7 बार, ड्रायर्स के लिए 7 बार, स्मॉल पार्ट्स प्रेस के लिए 2 बार, और पीडी वॉशिंग में फिर 7 बार। तो आप अपने स्टीम को, कंप्रेस्ड एयर को, इसकी चेक एंड बैलेंस रखें उस पर, सो दैट आपको आइडिया होता रहे कि वेयर डू वी स्टैंड टुडे। अनइंसुलेटेड सर्विसेज जो होती हैं, जैसे कंप्रेस्ड एयर के केस में लीकेजेस थी,
उस तरह स्टीम के केस में अगर आपने अपने स्टीम वॉल्व्स को, स्टीम लाइंस को, कंडेंसेट वॉल्व्स को फॉर एग्जांपल आपने उसको इंसुलेट नहीं किया हुआ, वो अनइंसुलेटेड सर्विसेज हैं, तो वो कंटिन्यूस जो है वहां से आपकी एनर्जी लॉस हो रही है। 180 डिग्री, 190 डिग्री, 185 डिग्री इसके ऊपर अगर हम स्टीम बना रहे थे और यहाँ पे आके स्टीम वो ज़ाया भी हो रही है, तो फिर मजीद पीछे से कोल बर्न करना पड़ेगा और मजीद पानी डाल के इंटेक देना पड़ेगा, फीड वाटर आपके बॉयलर में ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली अनइंसुलेटेड सर्विसेज जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं एनर्जी लॉसेस के ऊपर, एज वेल एज प्रेशर भी ड्रॉप होता है। आपकी जो स्टीम है वो प्रेशर जब वो अनइंसुलेटेड सर्विस के पास आती है तो वो बेसिकली कंडेंसेट भी बनता है वहां पे, तो आपकी स्टीम में कंडेंसेट बन रही है, आपको दोबारा उसे स्टीम बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी। तो इट्स गुड एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू इंसुलेट ऑल योर हॉट सर्विसेज, जितने भी वॉल्व हैं, लाइंस हैं, उनको इंसुलेट करना बहुत जरूरी है प्लीज। तो दिस वाज एनर्जी मॉनिटरिंग एंड कंजर्वेशन मेजर्स जो हम यूज कर सकते हैं इन एन इंडस्ट्री। मुझे चांस मिला आपसे इस बारे में डिस्कस करने का, आपको बताने का। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, द इम्पॉसिबल जस्ट टेक लॉन्गर, बाय डॉक्टर जुर्गन हानक। डॉक्टर जुर्गन जो हैं, ही इज द मेंटर ऑफ माय मेंटर बेसिकली, ही इज फ्रॉम जर्मनी, और ये एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर बहुत काम करते रहे हैं, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी पे काम करते रहे हैं। इवन इन पाकिस्तान आके भी ये लोग काम करते रहे हैं। तो दिस इज आई थिंक ऑल फ्रॉम माय साइड। आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई आपको बात समझ नहीं लगी, आप मुझे काइंडली स्लाइड नंबर्स बता दें या टॉपिक बता दें, मैं उसको दोबारा से आपके सामने प्रेजेंट कर दूं। तो प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो। थैंक यू। Ji, thank you so much, Bilal. It was really a wonderful training from your side. Hopefully, जो हमारे पार्टिसिपेंट थे उनको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अभी हम वेट करेंगे 5 मिनट। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में या क्वेश्चन बॉक्स के अंदर टाइप कर दें। तो वेट करने के बाद देखते हैं, क्वेश्चन आता है तो बिलाल से एड्रेस करते हैं। अभी हम वेट करते हैं फॉर अराउंड 5 मिनट्स के लिए, ठीक है? जी, आई थिंक सो किसी पार्टिसिपेंट में भी क्वेश्चन नहीं है। सो हम आज के वेबिनार को क्लोज करते हैं। वंस अगेन बिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, और इंशाल्लाह वे होपफुल के फ्यूचर के अंदर भी हम इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वेबिनार्स कंडक्ट करवाएंगे, और ऑब्वियसली फ्यूचर में भी आपके साथ आपको इंगेज करेंगे इसके लिए। जी, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस वेबिनार। ओके जी सर, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, स्मेडा, जेफ, यूनिडो, सबका शुक्रिया। क्वेश्चंस अटेंडेंस की तरफ से ना आने की सर 2 रीजंस हो सकती हैं, या तो सबको जी। सब समझ लग गया या फिर किसी को कुछ समझ नहीं लगा। असल में वो Either- बेसिकली ये बहुत टेक्निकल इन टर्म्स में ये टॉपिक था, तो इट कुड बी रीजन के जो यहाँ पे हैं ऑलरेडी जितने भी पार्टिसिपेंट्स है वो उसी फील्ड से थे, सो दैट्स व्हाई कि उनको एज सच इतना क्वेश्चन का इशू नहीं होगा। बाकी अगर क्वेश्चन होगा भी तो वो आपको ईमेल के अंदर ही पूछ लेंगे होपफुली। डेफिनेटली मेरा ईमेल, मेरा मोबाइल को विजिबल है सबको। दे जी, कैन जी। कांटेक्ट मी, दे कैन कांटेक्ट यू एज वेल। कोई क्वेश्चन किसी का हो, किसी भी
कंजर्वेशन के टॉपिक से लेके एनर्जी के टॉपिक से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के टॉपिक से लेके, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं लाजमी आपको उसका जवाब दूंगा, ना हो सका तो मैं कहीं से पता करके एटलीस्ट आपको बता दूंगा। तो जी जी यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क एनीथिंग प्लीज। ठीक है, थैंक यू सो मच बिलाल। बहुत ओके शुक्रिया जी, सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम।